हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 9 कृतयुगी विनोबा जीवनी करते हैं अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक बच्चा है, एक माँ है और वो आपस में बातें कर रहे हैं। चलो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। माँ, ये महान लोग कौन होते हैं? तो माँ कहती है, बेटा, सुकर्म और सुमार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति ही महान होते हैं। तो बच्चों, उसकी माँ जो है वो जवाब देती है कि बेटा, अच्छे कर्म और अच्छी राह, सच्ची राह पे चलने वाले लोग ही महान होते हैं। जीवनी का मूल तत्व, अपने जीवन को मानवीय हितों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तो बच्चों, जीवनी का जो मूल तत्व है वो ये है कि हमें अपने जीवन को मानवीय हितों यानी कि मानवता की रक्षा और मानव के हितों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं, मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबा देता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसी में वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दयामय, दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वह गुण विशेष रूप से धारण करे। तो बच्चे, इसमें कहा जा रहा है कि सच्चा पुत्र वो है जो पिता के किए हुए कामों को वृद्धि करे, उसी में वृद्धि लाए, और यदि पिता सत्यवादी हो, दयामय हो, जो भी उनके गुण होते हैं वो स्वयं में भी धारण करे, वो उन्हें अपनाए। ये तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने ये मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। चलिए पढ़ते हैं। सन 1918 में महात्मा गांधी ने ये उद्गार उस विभूति के लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व तथा अपूर्व कृतित्व ने भारत को ही नहीं, विश्व के अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया। यानी कि बच्चों, ये जो लाइनें हैं ये महात्मा गांधी ने सन 1918 में लिखी थी, उनके लिए जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अनेक देशों को चमत्कृत कर दिया था। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वो काशी चले गए थे। तो ये जो लाइनें लिखी गई हैं, ये जो पंक्तियां महात्मा गांधी जी ने लिखी हैं, वो विनोबा जी के लिए लिखी हैं। और वो जब 23 वर्ष के थे तब ही वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर काशी चले गए थे। वहां से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर अहमदाबाद आए और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम से चले गए। फिर जब वो काशी में थे, गांधी जी और उनके विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो अहमदाबाद आए, और कुछ समय बाद वो गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर वहां से चले गए। इस 1 वर्ष की अवधि में अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरण से युक्त 10 फरवरी 1918 को उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा। तो फिर उन्होंने जो है गांधी जी को एक पत्र लिखा 1918 में। विनोबा जी ने लिखा था, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने हेतु देश सेवा करने का व्रत लिया था। तो विनोबा जी लिखते हैं कि जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे गीता पढ़ने का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो जब विनोबा जी हाई स्कूल पहुंचे तो उन्हें गीता पढ़ने का शौक लगा, लेकिन उनके पिताजी ने जो है उन्हें फ्रेंच भाषा सीखने के लिए बोला। तो भी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ था।
तभी से मैंने घर पर ही स्वयं संस्कृत का अभ्यास आरंभ कर दिया था। मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। तो बच्चों, वह स्वयं ही जो है संस्कृत का अभ्यास करने लगे, क्योंकि उन्हें गीता में रुचि थी। और उसके बाद उन्होंने जो है वेदांत का अभ्यास करने का इच्छा जाहिर की। उसके बाद क्या हुआ कि नारायण शास्त्री मराठी नाम के एक अजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लाभ हुआ और उनके पास उन्होंने जो भी अध्ययन किया उन्हें उससे लाभ हुआ। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 18 सेर तक अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, ये मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य जो है ठीक हो गया। तो स्वास्थ्य सुधार के लिए उन्होंने तो पहले 10-12 मील तक घूमना शुरू कर दिया। उसके बाद वो 6 से 8 सेर जो है अनाज पीसा करते थे और 300 जो है वो अब सूर्य नमस्कार भी लगाते थे, जिससे उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और अजन्म मसाले और नमक न खाने का व्रत लिया। और आहार के मामले में उन्होंने पहले 6 महीने तो सिर्फ नमक खाया, उसके बाद उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। फिर मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और पूरी ही जिंदगी उन्होंने मसाले और नमक ना खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी इसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत आ गई। और उन्होंने जो है 1 महीना सिर्फ केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया, जिससे उनके शरीर में जो है ताकत आ गई। इस प्रकार छोटी सी अवस्था से ही विनोबा जी की कठोर साधना आरंभ हो गई थी और इसी तरीके से उनके छोटे से उम्र में ही जो है उनकी कठोर साधना आरंभ हो चुकी थी, जो अंत तक अखंड गति से चली। और वो उनके अंत तक भी अखंड गति से यानी कि बिना रुके चली। वस्तुतः आरंभ से ही उनकी दृष्टि अंतमुखी थी। इसी से उन्हें दुनिया के आडंबर में कभी रस नहीं आया। यानी कि उनकी जो दृष्टि थी पहले से ही अंतमुखी थी और वो दुनिया के आडंबर में जो है फंसे नहीं। यानी कि दुनिया में के जितने भी लोभ और लालच हैं उन सभी चीजों में वो फंसे नहीं। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उन्हें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरर्थकता दिखाई दे गई। झट पढ़ाई छोड़ दी और स्कूली पढ़ाई का मोह मन से सदा के लिए निकाल दिया। उन्होंने जो है देखा कि जब वो कॉलेज में पहुंचे तो वर्तमान में जो पढ़ाई चल रही थी उन्हें वो निरर्थक लगी। यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं लगा उन्हें। जीवन के सफर में उन्हें उसका कोई मोल नजर नहीं आया और उन्होंने जो है स्कूली पढ़ाई का मोह अपने मन से निकाल दिया। मार्गदर्शक की खोज की। गांधी जी मिल गए। उनके निकट जाकर एकांत साधना में लीन हो गए। पिता अत्यंत निष्परिह व्यक्ति थे। उनसे विरासत में वैराग्य की भावना मिली। माँ ईश्वर भक्त, दयालु तथा करुणामयी थी। उनसे ये गुण लिए। फिर क्या है, वे मार्गदर्शक की खोज में निकल गए जहाँ वो गांधी जी से मिले और उनके निकट जाकर वे एकांत साधना में लीन हो गए। उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही निष्परिह व्यक्ति थे। उनसे विरासत में उन्हें वैराग्य की भावना मिली थी और माँ जो है ईश्वर भक्ति दयालु थी। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के
गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। तो विनोबा जी का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र में गागोदा नामक गांव में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई। वहीं से उन्होंने सन 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। वह मेधावी छात्र थे। गणित उनका प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 में से 99 अंक प्राप्त किए थे। तो बच्चों, उन्होंने वहीं से जो है सन 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जो गणित था उनका प्रिय विषय था और साथ ही में मराठी में कई बार उन्होंने 100 में से 99 अंक भी प्राप्त किए। इंटर की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे कि देशभक्ति और वैराग्य की भावना ने उनका मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया। वह काशी गए। उन्हीं दिनों हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी वहां आए। जैसा मैं जानता हूँ, थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत वे गांधी जी के निकट पहुंच गए। तो बच्चों, वो इंटर की जो है परीक्षा देने वाले थे, लेकिन उसी वक्त जो है उनका स्कूली पढ़ाई से मोह उठ गया और वे काशी गए, जहाँ की उस समय हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटनों का समारोह चल रहा था और उसी अवसर पर उन्हें गांधी जी से मिलने का भी मौका मिला। साबरमती, वृद्धा, नालवाड़ी तथा परमधाम में उन्होंने जो प्रयोग किए उनकी विस्तार से चर्चा करना असंभव है। अपने मौलिक चिंतन से उन्होंने कताई, सफाई तथा बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति की। तो बच्चों, उन्होंने जो प्रयोग किए साबरमती, नालवाड़ी, वृद्धा और परमधाम में, उनकी जो है चर्चा करना भी असंभव है। उन्होंने इतने सारे जो है प्रयोग किए। उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी का कहना था कि इसमें विनोबा जी इतने निष्पात हो गए हैं कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलना में रखे जा सकते हैं। तो बच्चों, उनकी जो कताई की योग्यता थी, स्किल्स थी, उसमें गांधी जी कहते थे कि वे इतने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं कि उनकी तो तुलना किसी से की भी नहीं जा सकती। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वृद्धा से शिवरामपल्ली, हैदराबाद की पैदल यात्रा की। यानी कि 1951 में उन्होंने जो है वृद्धा से शिवरामपल्ली, हैदराबाद की पैदल यात्रा की। यानी कि वो पैदल चल के गए। वहां से कुछ साथियों के अनुरोध पर वह तेलंगाना क्षेत्र गए, जहां साम्यवादियों की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। तो जब वो तेलंगाना गए तो वहां पे क्या था? वहां पे आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलगुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहां की 3000 आबादी में से 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग वहां उपस्थित लोगों के सामने रखी। तो 10 अप्रैल को जब वो नलगुंडा पहुंचे तो वहां पोचमपल्ली गांव में रुके वो, जहां की जो आबादी थी वो 3000 आबादी थी, जिसमें से 2000 लोग जो थे भूमिहीन थे। और हरिजन आकर वहां पे, जो हरिजन लोग होते हैं, जो छोटी जात के लोग होते हैं, वो विनोबा जी से आके मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि मांगी उनसे। उसके बाद विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में ये मांग वहां उपस्थित लोगों के सामने रखी। तो उसके बाद जो है विनोबा जी ने भी ये मांग वहां पे सभा में रखी। तत्काल एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दे दी। तो उसी वक्त एक भाई जो है वहां सभा में खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दी। ये था भूदान गंगा का उद्गम। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वह भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश के पद यात्रा पर निकल पड़े। तो जब बच्चों ऐसा हुआ तो उसमें क्या है, विनोबा जी को इसमें जो है ईश्वरी यानी कि भगवान का कोई संकेत दिखा और वे वहां पे भाईचारे को प्रसार करने के लिए पद यात्रा करनी शुरू कर दी उन्होंने। विनोबा जी को लाखों एकड़ भूमि मिली, हजारों गांव मिले, जीवन दानियों की उनके पास सेना खड़ी हो गई, शांति सैनिकों की टोलियां तैयार हो गई। गांव ही नहीं प्रखंड मिले, लगभग पूरा
बिहार उन्हें समर्पित कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं विनोबा जी को इसमें काफी ज्यादा लोगों का सहयोग मिला और यहाँ तक कि पूरा बिहार जो है उन्हें समर्पित कर दिया गया। विनोबा जी का कहना था कि एक शक्ति हिंसा की है, पर हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है। दूसरी शक्ति कानून की है, पर कानून का रास्ता बहुत लंबा है और जब तक उपयुक्त भूमिका ना हो तब तक कानून कारगर नहीं हो सकता। तो विनोबा जी का कहना था कि एक शक्ति हिंसा की है, पर हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है। यानी कि एक जो शक्ति इस दुनिया में घूम रही है वो है हिंसा। यानी कि हम हिंसा से भी चीजों को ले सकते हैं, लेकिन हिंसा से क्या होता है, हिंसा से हिंसा ही उत्पन्न होती है। यानी कि अगर आप किसी को परेशान करोगे तो आपको भी परेशानी ही मिलेगी बदले में। और दूसरा रास्ता वो कहते हैं कानून का है, पर कानून का रास्ता बहुत लंबा होता है। तो तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन की है, अर्थात प्रेम की शक्ति है। तो तीसरी शक्ति उन्होंने कहा वो है हृदय परिवर्तन, यानी कि आपके दिल में, आपके आसपास और वातावरण, आपके सोच में परिवर्तन होना, बदलाव होना, और वह रास्ता प्रेम शक्ति कहलाता है। वही देश को एक सूत्र में बांध सकता है। वही एक चीज है, प्रेम ही एक चीज है जो देश को आपस में एक दूसरे से बांध सकता है, जोड़ सकता है। अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है, दलों को मिला सकती है। अनेकता में जो है एकता स्थापित कर सकती है और जो अलग अलग दलों हैं उनको भी मिला सकता है। इतना होता है प्रेम शक्ति का जो शक्ति होती है। विनोबा जी देश में दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका एक ही मार्ग था, वह था लोक शक्ति का उदय। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। तो बच्चों, वे जो हैं दुनिया में लोक शक्ति का उदय करना चाहते थे। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर जो है त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसी महान विभूति उठ गई जिसमें पुरातनता और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय था और जिसके जीवन का प्रति एक क्षण मानव हित के लिए समर्पित रहा था। यानी कि बच्चों, एक ऐसी शक्ति दुनिया से गई जब विनोबा जी की मृत्यु हुई, जिनका पूरा जो जीवन है, प्रति एक क्षण जो जीवन का है, वो मानव हित के लिए समर्पित रहा। चलिए बच्चों, कहानी हमने पढ़ ली, अब करते हैं शब्दार्थ। विभूति मतलब दिव्य अलौकिक शक्ति। अभिभूत यानी वशीभूत या चकित। वेदांत यानी उपनिषद या शास्त्र। निरर्थकता यानी अनुपयोगी होना। वैराग्य सांसारिकता में मन न लगना। निष्पात यानी निपुण, प्रवीण, कुशलकारी। समन्वय सामंजस्य, मिलाप। अंतर्मुखी यानी कि गुण अवगुण के आधार पर विचार करने वाला। तो चलिए करते हैं, उच्चारण करें। कृतित्व, ब्रह्मचर्य, विद्यार्थियों, मार्गदर्शक, निष्प्रही, निष्पात, साम्यवादी, पोचम पल्ली। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको बोल के देना है। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, महात्मा गांधी जी ने विनोबा जी को उद्गार विभूति से कब विभूषित किया? तो उन्होंने सन 1918 में विभूषित किया। ख, विनोबा जी के दिनचर्या में व्यायाम का क्या महत्व है? तो बच्चों, वह स्वास्थ्य सुधार के लिए वह व्यायाम को करना जरूरी समझते थे और यही बात वह जो उनके अनुयायी थे उनको भी सलाह देते थे कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूर करें। ग, विनोबा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विनोबा जी का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र में
हुआ था। घ, तेलंगाना की यात्रा के लिए विनोबा जी ने कब रुख किया? तो उन्होंने सन 1951 में रुख किया। ड़, विनोबा जी किस मार्ग का अनुसरण करते थे? वह लोक शक्ति के उदय के मार्ग का अनुसरण करते थे। उदय का अनुसरण करते थे। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर देने हैं। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, विनोबा जी की रुचि किस प्रकार की पुस्तकों में थी? तो उनकी रुचि आध्यात्मिक पुस्तकों में थी। ख, आश्रम के निवासी के रूप में विनोबा भावे का आचरण कैसा था? तो उनका आश्रम में जो है ज्यादातर समय वेदांत अध्ययन करने में गुजरता था और स्वास्थ्य सुधार हेतु व्यायाम में व्यतीत होता था। ग, भूदान यज्ञ का शुभ आरंभ विनोबा भावे जी ने कैसे किया? 10 अप्रैल 1951 को विनोबा जी को तमिलनाडु में स्थित एक गांव पोचमपल्ली में जो है पहला भूदान मिला और वहीं से उनका भूदान आंदोलन शुरू हो गया। चलिए करते हैं। घ, देश की एकता व अखंडता के लिए विनोबा जी ने क्या सूत्र दिया? देश की एकता व अखंडता के लिए विनोबा जी ने हृदय परिवर्तन और प्रेम शक्ति का सूत्र दिया, क्योंकि प्रेम शक्ति से ही हम एक दूसरे को बांध सकते हैं और एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। यही उन्होंने सूत्र दिया। ड, महात्मा गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे के बारे में क्या कहा था? तो बच्चों, महात्मा गांधी जी जो हैं वो आचार्य विनोबा भावे को एक सच्चा स्वतंत्रता सेनानी मानते थे, समाज सुधारक मानते थे और उन्हें बहुत ही अच्छा अद्भुत दार्शनिक भी समझते थे। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान भरने हैं। विनोबा जी ने डैश व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया। इसमें आएगा ब्रह्मचर्य। ख, डैश मराठी के पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लाभ हुआ। तो यहाँ पे आएगा नारायण शास्त्री। ग, डैश और डैश की भावना ने विनोबा जी का मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया। तो यहाँ पे आएगा देशभक्ति और वैराग्य। घ, डैश को नलगुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। तो यहाँ पे आएगा 10 अप्रैल। ड़, एक शक्ति हिंसा की है और दूसरी शक्ति कानून की है। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, विनोबा जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, पंजाब में, गोवा में या तेलंगाना में? तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ख, विनोबा जी के अनुसार कौन सी शक्ति देश को एक सूत्र में बांध सकती है? कानून, हृदय परिवर्तन, हिंसा या इनमें से कोई नहीं?
तो सही जवाब है हृदय परिवर्तन। विनोबा जी का देहावसान कब हुआ? 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1920, 15 नवंबर 1982 या 10 अप्रैल 1976। तो सही जवाब है 15 नवंबर। घ, आचार्य विनोबा भावे जी ने पैदल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? पोचमपल्ली, शिवरामपल्ली, राखीगढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने शुरुआत की शिवरामपल्ली से। ड़, किस वर्ष विनोबा जी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की? 1914, 1912, 1911 या 1913। तो उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा का परीक्षण 1913 में किया। प्रश्न 5, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, विनोबा भावे जी एक अहिंसावादी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये है सही। ख, नारायण शास्त्री मराठी एक ब्रह्मचारी विद्वान थे। गलत। ग, महात्मा गांधी जी विनोबा भावे के कठोर निंदक थे। गलत। विनोबा भावे जी पंजाब राज्य से संबंधित थे। गलत। ड़, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने की। सही। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को महान व्यक्तित्व क्यों कहा? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, इसको आपको जवाब देना है कि महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को क्यों महान व्यक्तित्व कहा है। तो आपको ये सोचकर जवाब देना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए, यानी लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य निर्मित कीजिए। हमें इन शब्दों से वाक्य निर्मित करना है। पहला है क, समन्वय। तो ये होगा, हमें हमेशा अपने समय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। ख है वृद्धि। तो इसका बनेगा आध्यात्मिक किताबों के अध्ययन से बुद्धि में वृद्धि होती है। चलिए करते हैं अगला, निष्प्रही। तो इसका बनेगा सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। घ, निष्पात। तो इसका होगा, उसने अपने समय का निष्पात नहीं किया। ड़ा है विस्तृत। तो इसका बनेगा, प्रस्तुत पाठ में विनोबा जी के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया है। प्रश्न 8,
दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेदों को लिखिए। क, तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं? मुझे नहीं सूझता। तो इसमें है कौन सा और मुझे। तो कौन सा है हमारा प्रश्नवाचक और मुझे है हमारा पुरुषवाचक। चलिए करते हैं अगला। ख, वह एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। तो इसमें आएगा, यहाँ पे होगा वह और ये होगा हमारा निश्चयवाचक। फिर आएगा ग, मेरे लोभ को तुमने लगभग पूरा ही किया। तो इसमें है मेरे और तुमने और ये दोनों ही है हमारे पुरुषवाचक। ख, उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो इसमें होगा मैं और ये होगा हमारा पुरुषवाचक। अब है ड़, विनोबा जी ने उनसे ये गुण लिए। तो इसमें आएगा उनसे और ये भी है हमारा पुरुषवाचक। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। तो ये यहाँ हमें उपसर्ग और मूल शब्द लिखने हैं। ये है आचरण। आचरण का हम करेंगे, आ है हमारा उपसर्ग और चरण है हमारा मूल शब्द। ख है संगति। तो संगति का सम है इसका उपसर्ग और गति है इसका मूल शब्द। ग, कुमार्ग। तो कुमार्ग है, कु है इसका उपसर्ग और मार्ग है इसका मूल शब्द। घ है संकल्प। तो सम है इसका उपसर्ग और कल्प है इसका मूल शब्द। अब करेंगे प्रश्न 10, दिए गए क्रिया शब्दों के माध्यम से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। क, मुस्कुराना। तो इसका होगा मुस्कुराहट। ख है कमाना। तो इसका होगा कमाई। ग है हंसना। तो हंसना का होगा हंसी। घ है मंगाना। तो मंगाना होगा हमारा मांग। ड़ है मिलना। तो मिलना का होगा हमारा मिलावट। च है बचना। तो बचना होगा हमारा बचाना। चलिए करते हैं, जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, भारत की स्वतंत्रता में विनोबा भावे जी का क्या योगदान था? लिखिए। विनोबा जी का भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा बच्चों, ये आपको लिखना है। प्रश्न 12, विनोबा भावे जी की छवि एक अहिंसावादी व्यक्तित्व की थी। इस विषय के बारे में कक्षा में चर्चा करें। विनोबा भावे जो थे वो अहिंसावादी थे, यानी कि उन्हें हिंसा नहीं पसंद थी। तो इसी बारे में आपको इसी विषय में चर्चा करनी है। चलिए करते हैं, जरा दिमाग लगाइए, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, विनोबा भावे जी के द्वारा किए गए भूदान आंदोलन से जुड़े कुछ तथ्य बताइए। यानी उन्होंने जो भूदान आंदोलन शुरू किया था उसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है। प्रश्न 14, महात्मा गांधी जी से जुड़े कुछ तथ्य बताइए। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी के बारे में हम बचपन से सुनते हैं, हमें उनके बारे में कुछ तथ्य उनके बारे में यहाँ लिखने हैं। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 15, मानव सेवा ही माधव सेवा है।
आप इस वाक्य की किस प्रकार अनुसरण करना चाहेंगे? मानव सेवा ही माधव सेवा है, यानी कि इंसान का इंसान की सेवा करना, यानी कि एक दूसरे की सेवा करना ही माधव सेवा है, भगवान की सेवा करना है। तो आप इस बात को कितना मानते हैं, ये बात आपको इस उत्तर में लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।